ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं 120 प्रश्न का बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आप अपना आकलन करिए। पहले आप अपने मन में आंसर को दीजिएगा और तब मेरा आंसर आप लोग देखिएगा और आप अपने स्तर की जांच करें। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीधा सीधे संभावित प्रश्न रहेगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन, बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। मतलब कौन सा ऐसा सरकार है जो राइज नामक ऐप लॉन्च किया है बच्चों के टीकाकरण के लिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो राइज नामक ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है, हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ। बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। तो वो देश है इथियोपिया। कौन है, इथियोपिया। और इस इथियोपिया में एक ज्वालामुखी था माउंट फेंटल, और इससे भारी मात्रा में क्या निकला है, मीथेन निकला है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथियोपिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025। अब देखिए पूरा विश्व लेवल पर जूनियर चैंपियनशिप जब 2025 में हुआ तो कहा जाता है किसने यह जीता है। तो उसका नाम था प्रणव वेंकटेश। क्या नाम था, प्रणव वेंकटेश व्यक्ति है, लड़का है, और यह जूनियर है, और इसी ने आपका चैंपियनशिप शतरंज 2025 में क्या किया है, जीत लिया है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA मतलब कि रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। करेंट का क्वेश्चन है। नाम मयंक शर्मा। कौन है, मयंक शर्मा जो है वह भारत के नया रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं। आपको ध्यान रखना है और याद रखना है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, कितना, 5। हाल ही में चर्चा में रहा PM वाणी योजना किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना पड़ेगा वाईफाई सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित होता है। कौन, PM वाणी, ना कि कृषि विकास, ना कि स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, वाईफाई सेवा विस्तार से। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, B 5 का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कह रहा है कि कौन राज्य के मुख्यमंत्री है जिसने एकल महिला स्वरोजगार योजना आपका शुरू किया है। तो वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और इसी ने आपका उस राज्य में क्या किया है, उत्तराखंड में एकल महिला स्वरोजगार योजना क्या किया है, शुरू किया है। अगला प्रश्न 7 नंबर देखिए, शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025। क्वेश्चन को देखिएगा अच्छा से। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा। एंटोनियो गुटेरस, दलाई लामा, पोप फ्रांसिस। तो क्या हो जाएगा, दलाई लामा। क्या हो जाएगा, दलाई लामा को क्या दिया जाएगा, दलाई लामा को कौन सा पुरस्कार, गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025। अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 8। हाल ही में कहाँ के ऋषिकोंडा बीच के ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो वह जगह आपका है विशाखापट्टनम। कौन है, विशाखापट्टनम। और इसी विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का पहले दर्जा जो मिला था वह तत्काल अस्थायी रूप से क्या ले लिया है, वापस ले लिया है, याद रखना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 को देशों में कौन सा स्थान मिला। तब 5वां स्थान भारत को कौन मिला है, 5वां स्थान मिला है। आपको याद रखना है इस प्रश्न को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर, संकेत भाषा में बहुत विविध है और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कौन हो जाएगा, पंजाब। और पंजाब का जो CM है वो आम आदमी पार्टी आपके कौन है, भगवंत मान। कौन है, भगवंत मान। आपके कौन है, भगवंत मान। और वही यहाँ पर संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने
राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम क्या किया है, लॉन्च किया है। हाल ही में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, एक से अधिक कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। कौन हो जाएगा? गृह मंत्रालय हो जाएगा, याद रखिएगा। गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2025-2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबानी टीम बनी है? मतलब जिस देश में होता है उसको मेजबान देश कहा जाता है। उसके अलावा कौन सा ऐसा पहला देश है जो फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्या किया है? क्वालिफाई कर लिया है। तो ए नंबर में है पाकिस्तान, बी नंबर में बेलारूस, सी नंबर में जापान। तो आपको याद रखना है कौन है? जापान। कौन है? जापान है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर, भारत का पहला फ्रोजेन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कह रहा है कि फ्रोजेन, कौन कह रहा है? फ्रोजेन चिड़ियाघर। तो आपको याद रखना है कहाँ? पश्चिम बंगाल। जो सीएम है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। चलिए अगला 14 नंबर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला आयातक कौन सा देश बना? यूक्रेन बना, भारत बना, पाकिस्तान बना। तो कौन बना? यूक्रेन। यूक्रेन जो है सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला पहला देश बन गया। याद रखना कौन? यूक्रेन। चलिए अगला, हाल ही में क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिक को श्रद्धांजलि दी? क्योंकि आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिक भी क्या किए थे? अंग्रेज का साथ दिए थे। तो कहाँ पर गए थे वह, मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए? तो आपको याद रखना पड़ेगा वो जगह था कौन? फ्रांस। कौन था? फ्रांस। और यहीं पर जाकर उसने, जो हाल फिलहाल में हम लोग का सेना प्रमुख है, वहाँ पर जाकर श्रद्धांजलि दिया फ्रांस में। चलिए अगला, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को क्या करता है? सही गला को भरता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है और कुछ क्वेश्चन हम स्किप करेंगे तत्काल, ये अगले दिन आपको वीडियो में बताया जाएगा। अभी हम लोग जीके जीएस पूरा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 46 लेंगे। कुछ मैथ रीजनिंग था उसको हम अगले वीडियो में आपको देंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखिए, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से भरा रहता है। सही बात है। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक मतलब जिसमें जान हो, अजैविक जिसमें जान नहीं हो, सब रहता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, भी सही है। यह एक बंद तंत्र था, यह बात गलत है आपका, और यह गलत है। यही हमको सही करना था कि कौन सही नहीं है, तो कौन है? एक बंद तंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रस्थाओं का सही क्रम है? अब कह रहा है कौन ऐसा है जो जैविक प्रक्रम अवस्थाओं का क्या है? सही क्रम है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सबसे अंत में कौन होगा? स्थिरीकरण। तो तीनों में क्या है? स्थिरीकरण। लेकिन शुरू में होगा अस्थापन। क्या होगा? अस्थापन। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा? सी। आप इसी से पकड़ लीजिए, अस्थापन और क्या है? स्थिरीकरण। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 48। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी। क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? सब जानता है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, जिससे आपका प्रकृति सही रहेगा, यूरेनियम उत्पादन में कमी। तो आपका उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक सही। चलो अगला 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का अवक्षय करने पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने वाला और उसे चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने का मुद्दे पर समझ है? सीधा बात देखिए, ओजोन देखिए हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन देखकर क्या मारना है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मारना है, सीधा ओजोन परत के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन जीव संरक्षण 72, 82, 96 थे, याद रखिएगा 72। कौन हो जाएगा? 72 हो जाएगा, जो वन जीवों को क्या देता है? संरक्षण देता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए है? तो गेंडा के लिए, एक सिंग वाले गेंडा के लिए है। आपको याद रखना है कि आपका गिर क्या है? तो शेर के लिए है, बबड़ शेर के लिए है, सुंदरवन आपके लिए क्या हो जाएगा? बाघ के लिए, और पेरियार हो जाएगा हाथी के लिए। सुंदरवन बाघ के लिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला 52 नंबर। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन
किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण गठन किया गया है। तो अक्टूबर 2008 में होगा, फरवरी 2000 कते हो जाएगा 9, फरवरी कते हो जाएगा 2009 हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो देखिए भोज आद्र स्थल ये भी है, कृष्णा डेल्टा नहीं है, सुंदरवन है। तो दूगो हो गया, तो ऑप्शन में से क्या होगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिकों को निम्न टीम में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका से ऊपर से ओजोन छिद्र, देखिए ओजोन छिद्र सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर से देखा गया, और ये देखा था ब्रिटेन का टीम। कौन टीम? ब्रिटेन का टीम देखा था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है कि चमोली के रैनी गाँव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विद्रोह में आंदोलन किया गया था? रैनी गांव का बात करेगा तो गौरा देवी। कौन है? गौरा देवी। रैनी गांव कौन हो जाएगा? गौरा देवी होगा, इसको याद रखिएगा। 56 देखिए, बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सज़ा निम्नलिखित में से किसे मिला था? आजीवन कारावास का सज़ा मिला था अहमदुल्ला को। किसको मिला था? अहमदुल्ला को, जो आपका कैसा नेता था? बहावी। आपको मालूम होना चाहिए बहावी आंदोलन भारत में 1857 क्रांति के समय पटना उसका क्या हुआ था? केंद्र हुआ करता था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए 57 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में सितंबर 1920 में किसने लॉ कॉलेज क्या हुआ किया था? छोड़ दिया था? राजेंद्र प्रसाद, बाबू बजरंग साहब, हसन इमाम। तो कौन हो जाएगा इसमें? ए, राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे सितंबर 2020 में लॉ कॉलेज का बात किया है, तो लॉ कॉलेज ने वकील का छोड़ा था। कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसमें हो जाएगा बाबू बजरंग साहब। कौन हो जाएगा? बाबू बजरंग साहब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 58 नंबर, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वें अधिवेशन का आयोजन 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था। वो हुआ था कहाँ पे? तो डाल्टनगंज में हुआ था। कहाँ हुआ था? डाल्टनगंज में। हजारीबाग छपरा में कहाँ हुआ था? डाल्टनगंज में। अब इसको भी ध्यान में रखिएगा 58 का। चलिए 59 नंबर, बिहार में किसने सोरा से नमक तैयार करने और चौकीदारी टैक्स देना बंद करने से सविनय अवज्ञा आंदोलन से सत्याग्रह आरंभ करने को गांधी जी से अनुमति मांगा था? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी। तो इसका हो जाएगा कौन? राजेंद्र प्रसाद। इसी ने क्या किया था? गांधी जी से अनुमति मांगा था। अगला 60 नंबर, जगत नारायण लाल को किस दल भेजा गया था? आपको मालूम होना चाहिए हजारीबाग जेल में सब आदमी कैद थे। राजेंद्र प्रसाद, जगत नारायण, सत्यनारायण सिंह सब कैद थे, और वहाँ से जब भाग गया तो इसको पुनः पकड़ा गया जगत नारायण, और इसको भेजा गया कौन जेल? बांकीपुर जेल, जिसमें कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद को उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल में। चलिए, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? अनुग्रह नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, विनोदानंद झा। तो क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। इसी के नेतृत्व में क्या बना था? सरकार बना था। कहाँ पे? बिहार में। चलिए अगला, पटना के 1857 के विद्रोह के नेता पीर अली को फांसी हुई थी, यानी पीर अली को कब फांसी हुई थी? 7 जुलाई 1858, 7 जुलाई 1757, 7 अगस्त 1857। ये तो होगा नहीं 1857, तो 7 जुलाई 1857। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला, नालंदा जिले में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ। बिल्कुल ही, गिरिया की पहाड़ियाँ बिहार शरीफ पर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक सही। कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक सही। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 180, 120, 260। तो कितना हो जाएगा? 260। बिहार में कोसी नदी सुपौल जिला से क्या करता है? प्रवेश करता है, और कुर्सेला कटिहार में जाकर किससे मिल जाता है? गंगा से मिल जाता है। इसको याद रखिएगा। भारत में कुल सिंचाई संभावना का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो आप याद रखिए 7.34। डाटा पर आधारित प्रश्न है। 7 कितना होगा? 34। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो शिवहर का है। सबसे जनसंख्या घनत्व बिहार में किसका है? शिवहर का है, याद रखिएगा। अगला, अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में। गंगा कौन मैदान में? उत्तरी मैदान में। मतलब आप जानते हैं भारत के ऊपर वाला भाग में ज़्यादा क्या है? चीनी मिल है। और ये गंगा कौन मैदान है? उत्तरी। कोसी महानंदा होगा नहीं, गंगा के दक्षिण भाग होगा नहीं। चलिए अगला 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, धनवार झील सिंचाई योजना से लाभान्वित होगा। धनवार झील से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित होगा? तो आरा, भागलपुर, नालंदा में कौन होगा? आरा। धनवार झील कहाँ हो जाएगा? आरा। चलिए अगला 69, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बागमती, बूढ़ी गंडक, सरयू। तो क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक। क्या हो जाएगा? बूढ़ी गंडक किनारे कौन है? मुजफ्फरपुर है।
70 नंबर देखिए, बिहार के किस जिला में चूना पत्थर पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर। तो सब पाया जाता है, सब पाया जाता है, याद रखिएगा, इसमें सब पाया जाता है। ठीक है, सब पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है? मुंगेरो होगा, रोहतासो होगा, कैमूर होगा। ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक सही। चूना पत्थर आपका हर जगह पाया जाता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय का क्या हुआ था? स्थापना। तो अधिनियम था अब भारतीय परिषद 1861, 1909, 1919 होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इसी के तहत। ठीक है, चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन, क्या करा? राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जाता है, अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो देखिए यह अनुच्छेद है 117, कहते हैं 117, वो राष्ट्रपति के बगैर वहाँ पर नहीं लगाता। चलिए अगला देखिए 73 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित कौन सा देश शासन के आधारभूत है? मतलब कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मतलब राज्य के नीति सतह, जिसको आप क्या कहते हैं? DPSP। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। भाग है 4 में और अनुच्छेद है 51, 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक। 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक होगा। भाग 4 में हो जाएगा, भाग कितना? 4, भाग आपका 4, अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक? 51 तक हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सी। चलिए 74 नंबर, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? पात्र होता है, तो आप याद है कितना भी बार लड़े कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति अभी तक मिले, राजेंद्र प्रसाद कितना बार जीते हैं? 2 बार जीते हैं, लेकिन टोटल 12 साल पूरा आए थे। ठीक है, 2 साल चुनाव से पहले और 2 बार टर्म में, तो याद रखिएगा। चलिए अगला 75 नंबर, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है, वो क्या है? लोकसभा में विचार विमर्श में भाग ले, सदस्य के रूप में सदन के समक्ष किसी प्रस्ताव पर मतदान कर सकते हैं, मत बराबरी का अवस्था में मतदान कर सकता है। तो याद रखना, जब मत बराबरी हो जाए तो क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, मत बराबरी हो जाए तो मतदान करना पड़ेगा ना, एक मतदान। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है? सही है। यह एक अनौपचारिक संस्था है, संवैधानिक, प्रशासनिक। तो क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था। कैसा संस्था है? संवैधानिक हो जाएगा, याद रखिएगा। 77 देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है विधानसभा महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी। और जांच होना चाहिए किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अगला, दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वह कौन सी थी? 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985 है, तो 1985 में राजीव गांधी के समय, और लेकिन डेट था 15 फरवरी 1985 को। दल बदल अनुसूची कहते हैं 10, अनुसूची कहते हैं 10। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो 79 नंबर क्वेश्चन, 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल जोड़ा गया था। संविधान के किस संशोधन अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का क्या दिया गया? आरक्षण। आंसर क्या होगा? 93। क्या हो जाएगा? 93, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। चलो अब कितना नंबर? 80 नंबर, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? 27 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। कौन अक्टूबर? 24 अक्टूबर हो जाएगा, इसको याद रखिए। 81, ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोध का ओम होता है, चालकता का नहीं होगा, प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। चालकता प्रतिरोधकता का क्या हो जाएगा? ओम मीटर, याद रखिएगा। अगला 82 नंबर, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? तो उसका 1/9 कितना हो जाएगा? 1/9 भाग वह समुद्र के सतह से क्या होता है? ऊपर होता है, इसको याद रखना है। 83 नंबर देखिए, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार किसके तरह करेगा? तो अपसारी लेंस जैसा। किसके जैसा? अपसारी लेंस के जैसा। जल के अंदर जो बुलबुला था किसके जैसा? अपसारी लेंस के जैसा क्या करता है? व्यवहार करता है। चलिए याद रखिएगा। 84 नंबर, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न में से किसका बना रहता है? तो टंगस्टन और आयोडीन, टंगस्टन, ब्रोमीन, टंगस्टन और सोडियम। तो टंगस्टन और कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, याद रखिएगा। किसके तरह? किसके अंदर? हैलोजन के अंदर में। 85 नंबर देखना, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे आपको क्या बढ़ता है? आगे बढ़ता है। तो होता है अपरगामी और अनुप्रस्थ। अपरगामी और अनुप्रस्थ होता है किसमें? सितार में। चलो अगला 86 नंबर, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन है, समुद्री जल गहरा है, समुद्री जल भारी है। तो समुद्री जल क्या है? नमकीन है, और नमकीन है तो उसका घनत्व क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए अगला देखिए,
सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में, जिस कारण वहाँ पे ऊर्जा बना रहता है। अगला देखिए, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटा नहीं होगा, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया नहीं होता है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय अचानक उसको क्या किया जाता है? ठंडा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, पास्चुराइजेशन। मतलब तुरंत गर्म, एक निश्चित ताप पर तुरंत क्या होगा? ठंडा, तो उसी कहते हैं पास्चुराइजेशन, याद रखिएगा। 89 देखो, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो आप याद रखिए, त्रिभुजाकार पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय, तो क्या होगा? अष्टफलकीय हो जाएगा, याद रखना। अगला 90 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? मतलब वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, इथिलीन ग्लाइकोल, तो मेथिल अल्कोहल को किसको कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से किस एक प्रमुख घटक है? लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख घटक है? मेथॉल हो जाएगा, यूजेनॉल होगा, मिथेनॉल होगा, तो कौन हो जाएगा? यूजेनॉल हो जाएगा। चलिए अगला 92 नंबर, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, करा कि यौगिकों में शांति कारक औषधि के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड कौन होता है? पोटेशियम ब्रोमाइड हो जाता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है? तो हेमेटाइट का, हेमेटाइट का खनन होता है बैलाडीला में, याद रखना। बैलाडीला की पहाड़ी हेमेटाइट के लिए बहुत फेमस है। पादप कोशिका में सबसे अधिक समान स्वतंत्र आयन कौन होता है? पादप कोशिका में सबसे अधिक समान स्वतंत्र आयन कौन होता है? तो पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम। कौन कोशिका में? पादप कोशिका में। अगला, द्विनाम पद्धति का अर्थ है प्रत्येक जीव के दो नाम, एक वैज्ञानिक दूसरा प्रचलित। एक नाम है जीनस और दूसरा नाम स्पीशीज, जाति के शब्दों के लिए। एक नाम दो वैज्ञानिकों ने बताया, तो एक होगा एक नाम जीनस और दूसरे नाम स्पीशीज, मतलब कौन जाति से क्या होता है? संबंधित होता है। यही द्विनाम कैरोलस लिनियस दिया था। कौन दिया था? कैरोलस लिनियस दिया द्विनाम पद्धति। अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में युग्मक पैदा होता है, वंश विविधता को दर्शाता है, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो अलैंगिक जन्म में याद रखें, नया जीव जो बनेगा जनक माता पिता क्या होता है? समान होता है। कौन जन्म में? अलैंगिक जन्म में। अगला, पौधे देखो, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रक्रम प्रकाश की ओर क्या होता है? झुक जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मतलब हार्मोन के कारण, तो उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीन। क्या कहते हैं? ऑक्सीन। इसको वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। और यह पेड़ पौधा क्या करता है? वृद्धि कराता है, वृद्धि हार्मोन। यह कोशिका विभाजन करता है पेड़ पौधा में। कौन? साइटोकाइनिन। यह पेड़ पौधा में क्या करता है? कोशिका विभाजन भी करता है। यह पेड़ पौधा में क्या करता है? कोशिका विभाजन। जिब्रेलिन, यहाँ पे क्या होगा? जिब्रेलिन हो जाएगा। और जिब्रेलिन क्या करता है? अंकुरन और फल पकाता है। अंकुरन और क्या करता है? फल पकाता है। कौन? जिब्रेलिन। आप याद रखिएगा इसको भी। चलिए 98 नंबर प्रश्न, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण क्या होगा? डीएनए अनुवांशिक पदार्थ, इसका प्रबल प्रमाण कौन होगा? क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रयोग, केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति। तो अनुवांशिक के लिए आपको देखना पड़ेगा किसमें? बैक्टीरिया में। किसमें देखना पड़ेगा? बैक्टीरिया में होगा, तब होगा। चलिए 99 नंबर, मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत कोशिका पर, श्वेत रक्त कोशिकाओं पर, मांसपेशियों कोशिका पर। तो किस पर हमला करता है प्लाज्मोडियम? तो यकृत कोशिकाओं पर। किस पर करता है? यकृत कोशिकाओं पर, याद रखिएगा। पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण वो क्या कहलाता है? ट्रांसपैरेशन, रेस्पिरेशन, पस्पिरेशन। मतलब देखिए, ये प्रक्रिया तो आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्रांसपैरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपैरेशन कहलाता है। अगला 101 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? गोवा मुक्ति आंदोलन, गोवा असहयोग आंदोलन, गोवा शांति मार्च। तो यहाँ पे होगा गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन हो जाएगा? गोवा मुक्ति आंदोलन। चलिए अगला, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? मतलब चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण है, वो कारण कौन सा था? टीपू का फ्रांसीसियों से संबंध। तो यही बात है, टीपू सुल्तान
फ्रांसीसियों से साठगांठ कर लिए थे, जिस कारण अंग्रेज ने क्या किया, युद्ध किया। ठीक है, याद रखना। तो अगला देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अंग्रेज को और जोधपुर की संयुक्त सेना को तो तात्या टोपे और औला के ठाकुर कुशल सिंह, महाराजा राम सिंह। तो औला के ठाकुर कौन होगा? कुशल सिंह, यही आपका हो जाएगा जो उसको संयुक्त रूप से हराया था। बम्बई के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन सम्मिलित नहीं? WC बनर्जी था ही, SN बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी, तो यही होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि इस समय अपना दूसरा मीटिंग में क्या थे, बिजी थे, और यही हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला, तो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत कौन किया था? वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली का शुरुआत कौन किया था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले के तिलक। तो कौन हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। और यह आप बहुत ही व्यक्ति अच्छे थे जो हम लोग के लिए हमेशा सोचते रहते थे। इंग्लैंड में भी इसका घटता, वहाँ भी चुने गए थे। पहली टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1852 में किसके बीच शुरू किया गया था? पहला टेलीग्राफ लाइन, यहाँ पे टेलीग्राफ लाइन का बात किया, कलकत्ता और आगरा किसके बीच किया गया था? कलकत्ता से आगरा के बीच, याद रखिएगा। मुंबई स्थानीय रेल चलाया गया था, मुंबई स्थानीय रेल। निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति में नहीं था? मजहरुल हक, हसरत मोहानी, शौकत अली था। तो कौन नहीं था? मजहरुल हक। मजहरुल हक वह खिलाफत समिति में नहीं था। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? सभी हड़तालों को अवैध घोषित करना, राज्य की कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करना, बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को नज़रबंद करके वैधानिक आंदोलन पर क्या लगाना? रोक लगाना। तो यही आपका होगा। इसी को कहा जाता है काला कानून। कौन कानून? काला कानून। और यह कब आया था? कब आया था? तो 1919 में। और किसी व्यक्ति को बिना न अपील, न वकील, न दलील का कानून कहा था किसको? रॉलेट एक्ट को। अगला, स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कब किया जाता है? मतलब कौन डेट को स्वदेशी आंदोलन घोषणा होता है? 15 दिसंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 24 फरवरी 1905। तो 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में, किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में। चल अगला, भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में कौन किया था? भारतीय कैसा संघ है? सुधार। केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ। तो कौन हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। और नवीन ब्रह्म समाज भी कहता तो क्या होता? नवीन ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन। अगला देखिए, 111, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? मतलब कि कौन नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा। और इसी के सहारे पंचप्रयाग भी आता है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी। अगला, हुंडरू जलप्रपात कौन सा नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडरू जलप्रपात कौन नदी हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी पर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होता है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमसे कह रहा है कौन सही नहीं है? तो हिमालय क्षेत्र नहीं, अब महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाया जाता है, गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस नदी पर, किस राज्य में स्थित होगा? था सिक्किम है। तीस्ता नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? सिक्किम का। तो आंसर क्या होगा? सिक्किम हो जाएगा। अगला, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। वो कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो यह कहाँ होगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, 116 नंबर, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, मतलब ICRISAT स्थित कहाँ पे है? ये जगह आपका कौन होगा जहाँ पे यह स्थित है? तो यह जगह आपका हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर। तो क्या हो जाएगा? हैदराबाद। कौन हो जाएगा? हैदराबाद होगा, याद रखिएगा। चलिए, पाराद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया जाता है, वे कौन सा बंदरगाह है? तो आप याद है, कलकत्ता और विशाखापट्टनम। कलकत्ता और विशाखापट्टनम हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या भारत नीली क्रांति से संबंधित है? तो नीली क्रांति से क्या होगा? मत्स्य पालन। नीली क्रांति क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला, उज्जैन स्थित है, मतलब उज्जैन जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर, याद रखिएगा। कौन नदी? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन एक प्रसिद्ध स्थल जो है स्थित है। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, टोडा केरल। तो कह रहा कौन सम्मिलित नहीं है? तो टोडा आपका केरल नहीं होगा, यही आपका सम्मिलित नहीं है, बल्कि भील गुजरात है
और गद्दी हिमाचल प्रदेश, आंसर क्या हो जाएगा टोडा। तो देखिए आपका 120 में आपको कुछ प्रश्न है मैथ रीजनिंग का, वो अगले कल के आपका अलग सेट करके दे दिया जाएगा। अब इतना क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए और याद रखिए, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।